इतिहास विषय का प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं, जो कि वनडे एग्जाम के अंतर्गत होती है या फिर पीसीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न उठाए जा सकते हैं। चलिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़ी भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मौर्य सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। अब मौर्य सम्राट अशोक जो है दोस्तों, वह शासक था जिसने न सिर्फ अपने भाई की हत्या की थी, जबकि ऐसा कहते हैं कुछ इतिहासकार कि उसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। चलिए, अशोक के बारे में क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि अशोक जो है किस सम्राट से संबंधित था। तो पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ये मौर्य वंश से संबंधित था, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। दूसरी बात, अजातशत्रु जो यहाँ पर दिया हुआ किससे संबंधित था? यह दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था और हर्यक वंश से संबंधित था। आपसे पूछे कनिष्क जो है, यह है आपका मौर्योत्तरकालीन शासक है, जो कि कुषाण से संबंधित था। आपसे पूछे मौके, ये जो है आपका दोस्तों, ये जो है सातवाहन वंश का शासक था, सातवाहन वंश का शासक था। अब हम अशोक के बारे में देखें तो अशोक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अशोक जो है शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो आपका जवाब होगा अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, जो कि 13 वर्षों तक रहा था। कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के समय पर हुआ था। इसी युद्ध में जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म जब अशोक ने ग्रहण किया था तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है। तो दोस्तों इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है उपगुप्त और एक आता है आपका निग्रोथ। ये निग्रोथ वही व्यक्ति है जो अशोक के बड़े भाई यानी कि सुसीम का पुत्र हुआ करता था, जो सुसीम की हत्या कर दी थी जब अशोक ने, तो उसकी मां जो है गर्भवती हुआ करती थी। वो जैसो तैसो अपनी जान बचा करके भागी थी और वहां से भाग जाने के पश्चात उसका बड़ा हुआ आदमी बौद्ध भिक्षु बना और उसने जिस प्रकार से अशोक को ज्ञान दिया, अशोक उससे क्या प्रभावित हो गया और उसी के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपना लिया था। फ्रेंड्स, अशोक जो है आपने जो है सिर्फ उसका एक तरफा इतिहास पढ़ा हुआ है। मैं बता दूं जानकारी के लिए, अशोक जो है पहले जो है एक है, काफी उसके कृत्य ऐसे हैं जो संभवतः आपको नहीं पता, परंतु वो जानने की जरूरत भी नहीं है, परीक्षा की बात कर रहे हैं। और बाद में जो है अशोक का समय दोस्तों 3 प्रकार का है, एक साधारण अशोक है, एक चंड अशोक है, एक जो है मतलब एक कल्याणकारी अशोक है। तो हम जो है किताबों में समानता मिलता है, कल्याणकारी अशोक के रूप में पढ़ते हैं। बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछे अशोक के समय पर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी और ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगली पुत्र द्वारा की गई थी, मोगली पुत्र तिस्स द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्न हर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अवलोकों में एक रूपता से किस ताकत का प्रयोग किया है? दोस्तों अशोक की बात करें, जब कल्याणकारी अशोक बनता है तो वो शासन की जो मतलब कल्याणकारी स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह जो है प्रचार प्रसार हेतु कई अभिलेख लगवाता है और अभिलेखों में जो है शासन के दिशा निर्देश लगवाता है। और इसमें जो है उसके द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? इसमें जो है उसके द्वारा जो है मागधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था। तो अशोक के दोस्तों अभिलेख को लेकर के कौन से प्रश्न बनते हैं, तो आप याद रखिएगा, अशोक के जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, अशोक के जो मूल नाम वाले अभिलेख कौन से हैं? प्रत्येक अभिलेख में अशोक कहीं जो है देवानाम पीतस्य लिखवाता था, तो कहीं जो है कुछ और लिखवाता था, कहीं सभी पूरी प्रजा को अपने पुत्र के रूप में कहता है। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो कौन कौन से हैं? 4 अभिलेख हैं, आपको याद रखना है। पहला अभिलेख है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा है? गुर्जरा अभिलेख। दूसरा है नेतुर अभिलेख, नेतुर अभिलेख। और तीसरा है आपका उदयगोलम, उदयगोलम अभिलेख है। और चौथा है आपका मास्की शिलालेख है। तो ये गुर्जरा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में कहां? जबलपुर में स्थित है। और आपको नेतुर जो है ये कहां पर पड़ता है? नेतुर कर्नाटक में पड़ेगा और उदयगोलम भी कर्नाटक में पड़ेगा। मास्की जो है उत्तराखंड में पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स कैसे किसके अभिलेख है? अशोक के अभिलेख है, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक संभवतः अभिलेख और है उसका, अशोक का जो रूपनाथ अभिलेख है, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं लेकिन इसमें नाम मिलता है या नहीं मिलता है, आपको ध्यान रखना है। रूपनाथ कहां पर स्थित है? ये भी आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और गुर्जरा जो है ये कहां है? मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया में। ये बातें आपको ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के मतलब जो अद्वैतवाद सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब है आपका शंकराचार्य। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा जाता है, तो समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि जैसे ही दोस्तों भक्ति आंदोलन का उदय हुआ दक्षिण भारत में हुआ और जो नैनार हुआ करते थे, नैनार किसके उपासक थे? ये शैव के उपासक हुआ करते थे। और जो अलवार थे
वो किसके थे? ये विष्णु के उपासक हुआ करते थे। परंतु धीरे धीरे जो है बदलाव हुआ, भक्ति का प्रचार हुआ और शंकराचार्य हुए। कौन हुए? शंकराचार्य हुए। और शंकराचार्य ने क्या कहा कि जो ब्रह्म है क्या है, जो ब्रह्म है और आत्मा है वो क्या है? अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। इसी मत को क्या कहा गया? अद्वैतवाद कहा गया। अद्वैत का मतलब है दो नहीं एक। क्या है? दो नहीं, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है। जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा कहाँ पर चली जाती है? ब्रह्म में चली जाती है। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया? अद्वैतवाद कहा गया। और इस सिद्धांत में उन्होंने टैगलाइन भी कही कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मामयो जीवो न अपराः। मतलब कि सत्य केवल इस जगत में क्या है? ब्रह्म है। और जगत जो है आपको दिख रहा है वो सब क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मामयो जीवो न अपराः मतलब जीव अलग नहीं है। अब आपसे यहाँ से कुछ और बातें पूछी जाती हैं। आपसे पूछे अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो आपने बता दिया, शंकराचार्य ने किया था। कि इसमें क्या कहा गया कि जो आत्मा है प्लस ब्रह्म है दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? एक है। यही क्या है? अद्वैतवाद है। लेकिन एक सिद्धांत और आता है विशिष्टाद्वैतवाद। और इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? इसका प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य ने। रामानुज ने किया था। किसने किया था? रामानुज ने किया था। और इन्होंने तर्क देते हुए क्या कहा कि अगर ब्रह्म है और आत्मा एक ही है तो मतलब कि कुछ लोग तो क्या होते हैं? बहुत घटिया प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ब्रह्म भी चोरी करता है। कुछ लोग जो है बलात्कार भी करते हैं। तो क्या ब्रह्म भी बलात्कार करता है? तो शंकराचार्य के इस सिद्धांत को नकारते हुए रामानुज ने एक नया सिद्धांत दिया। कहा हाँ होते हैं, परंतु विशिष्ट स्थितियों में होते हैं, ये सभी लोगों में नहीं होते हैं। जैसे कि राम सीता इनमें जो क्या है? ब्रह्म एक ही है। कृष्ण राधा इसमें ब्रह्म एक ही, लेकिन सभी लोगों में जो है ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्म जो है पाप नहीं करता है, आत्मा जो है पाप करती है। तो इस ये सिद्धांत किसने दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? विशिष्ट स्थितियों में अद्वैत है, बाकी जो है अलग अलग। ब्रह्म और आत्मा क्या अलग अलग, एक विशेष परिस्थिति में क्या अद्वैत है। अगली बात करें, अगला सिद्धांत है द्वैतवाद। और दोस्तों द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैतवाद का जो पहले है द्वैताद्वैतवाद, मतलब कि दो होते हुए भी एक है। द्वैत का मतलब क्या होता है? दो होता है। द्वैत इसे संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा? द्वैत प्लस अद्वैतवाद। तो द्वैताद्वैतवाद और इसका प्रतिपादन ये भाई क्या है? अभी ज्यादा लिखा हुआ है ना। द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था निम्बकाचार्य ने। और इसका मतलब होता है कि दो हैं लेकिन फिर भी वो एक है। जैसे कि राम सीता, इसमें उदाहरण आप अप्लाई कर सकते हैं। द्वैतवाद का मतलब प्रतिपादन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आत्मा और ईश्वर क्या है? अलग अलग है। और द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ये किया था माधवाचार्य ने। किसने किया था? माधवाचार्य ने किया था। और एक सिद्धांत और है जिसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद, और इसका प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। तो ये 5 सिद्धांत आपको रट लेने हैं। वल्लभाचार्य ये 5 सिद्धांत रख लेने हैं। अद्वैतवाद, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य, द्वैतवाद, माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फटाफट आप जो क्या करेंगे? प्रश्नों को नोट करेंगे। अब पहली महिला कांग्रेस पूछा जाए तो आप कौन है? सरोजिनी नायडू कहें भाई। पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा तो एनी बेसेंट हो जाएगी। और इनके द्वारा जो है 1917 में जो है कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। और इनके द्वारा जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आपसे पूछे मैडम भीकाजी कामा कौन थी? दोस्तों इन्हें आजादी की माँ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें आजादी की माँ भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो है 1907 के अंतर्गत कहाँ? जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में ध्वज फहराया गया था। विजयलक्ष्मी पंडित यह दोस्तों संविधान सभा की सदस्य भी रही है। और जो यूएनओ होता है अंतरराष्ट्रीय मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या रह चुकी है? भारत की प्रथम राजदूत रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? प्रथम राजदूत रह चुकी हैं। और जो इसकी महासभा होती है उसकी यह अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो ये प्रश्न दोस्तों हमने देखे इसके साथ में। कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों ये स्थापना जो है 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम साहब के द्वारा की गई थी। और इस समय पर जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन था? डॉक्टर बातें ध्यान रखो। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर भी रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह नारा जो है भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी गरमदल के नेता
बाल गंगाधर तिलक का नारा है। यह इन्होंने दिया था 1916 में, जब कांग्रेस में वापस इन्होंने ज्वाइन किया था। अरविंद घोष दोस्तों ये गर्म दल के नेता हुआ करते थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। महात्मा गांधी दोस्तों इनका समय जो है 1915 से लेकर के 1947 तक इतिहास को गांधी युग कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि 1943 में ये जो इंडियन नेशनल आर्मी हुआ करती थी आजाद हिंद फौज, उसके क्या बने थे, कैप्टन बने थे सुभाष चंद्र बोस द्वारा। दोस्तों 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें जीते थे त्रिपुरी, और साथ ही साथ हरिपुरा अधिवेशन भी अध्यक्षता की गई थी। 1939 का त्रिपुरी संकट इन्हीं से जुड़ा हुआ। आपसे पूछे इनके द्वारा कौन से संगठन की स्थापना की गई, तो आप क्या बताएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की थी। गांधी जी की दोस्तों आत्मकथा है, आपको याद रखना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी पुस्तक है, आत्मकथा है। दूसरी पुस्तक है इनकी हिंद स्वराज्य। हिंद मतलब कि भारत आजादी के बाद कैसा होगा, कैसा स्वयं का राज्य होगा हमारा, ऐसी पुस्तक है हिंद स्वराज्य। बाल गंगाधर तिलक ने एक और पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था दोस्तों गीता रहस्य। और गीता रहस्य के अलावा इन्हें जो है लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने दोस्तों गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी मनाए थे 1907-8 के अंदर, इसी कारण ही 1908 में जेल हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों ये जो ऊर्जा है भारत में अभी कितनी प्रगति हो गई हो, लेकिन मुख्यतः जो लगभग 60% 70% तक ऊर्जा कहाँ से बनती है, आज भी कोयला से बनती है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, ताप विद्युत हो जाएगा। आणविक ऊर्जा दोस्तों परमाणु से भी कई जगह पर ऊर्जा बनती है, जल विद्युत से भी बनती है, जैसे कि भाखड़ नागल में है, कई नदियों में परियोजनाएं बड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड ऊर्जा उनसे प्राप्त होती है। 70% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कोयला से प्राप्त होती है। और कोयला में दोस्तों कैसे बनती है कि सबसे पहले कोयला भट्टी में डाला जाता है, भट्टी बहुत बड़ी भट्टी होती है, बहुत बड़ा टैंक लगाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ कोयला जलाया जाता है। और ये जो है क्या, पानी यहाँ पर गर्म होता है, पानी गर्म होता है, फिर यहाँ से भाप जो होती है, इस प्रकार से भाप बाहर निकाली जाती है, इसके माध्यम से क्या है, टरबाइन चलता है, टरबाइन घूमता है, इसी से विद्युत बनती है। सौर ऊर्जा की बात करें दोस्तों, जो रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। 750 मेगावाट इसकी क्या है क्षमता, 750 मेगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जो है 8 परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, उसमें से जो पहला है आपका वो कौन सा है, तारापुर जो है ये है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आपसे पूछे एक जो है आपका राजस्थान में स्थित है, कहां पर स्थित है भाई, पहले यहाँ की देख लेते हैं, इनके अलावा जो भी होंगे लिख देंगे। नरौरा कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक ही हो जाएगा। पहला जैसे मान लीजिए पहले नंबर का ये महाराष्ट्र में तारापुर, दूसरा हो जाएगा नरौरा उत्तर प्रदेश में। कल्पक्कम जो है तीसरा दोस्तों तमिलनाडु में है, ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। चौथा काकरापार गुजरात में है। और 5वें नंबर का आपसे पूछे कैगा, और कैगा कहां पर पड़ता है फ्रेंड्स, ये है आपका कर्नाटक में, तुम्हें कैगा मिल जाएगा। 6वें नंबर में अगर बात करेंगे तो 6वें नंबर में है आपका रावतभाटा, ये आपका कहां पर पड़ेगा, राजस्थान में पड़ता है। और 7 नंबर में पड़ेगा भाई कौन सा रहेगा बीच में, तारापुर हो गया, कर्नाटक में हो गया, कुडुम केरल में हो गया। तो इस 8 है टोटल, कितने हैं 8 है, तो कुछ और है वही बीच में कहीं होंगे। एक कोलकाता में पड़ता है, कलकत्ता में है भाई साइक्लोट्रॉन, कलकत्ता में कौन सा है, कलकत्ता में जो है आपका साइक्लोट्रॉन परमाणु ऊर्जा केंद्र, साइक्लोट्रॉन, ये कहां पर है, कलकत्ता में। एक और है कोई, 8 है, आप इस बात से ध्यान दीजिए। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण नहीं भाई, मणिकरण बिजली संयंत्र कहां पर स्थित है। तो ये फ्रेंड्स कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। याद रखिएगा, जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में आप जानते हैं कि बीच में क्या है, आग भरी हुई है, यहाँ पर ठोस है, और यहाँ पर ऊपर वाला परत ठोस है, बीच में क्या है, द्रव अवस्था में है। तो चट्टानें आपस में टकराती हैं, परंतु पृथ्वी में कहीं कहीं पर ऐसे मान लीजिए भाई फट गई, दरार हो गई, तो वहां पर से क्या हो जाता है, आग का जो धुआं है, गर्म पानी है, ये निकलने लगता है। तो दोस्तों यही गर्म पानी जो है गर्म होता है, इससे क्या कर लेते हैं, हम भाप बना लेते हैं, और इसी भाप से विद्युत बना लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और ऐसा ही एक जो मतलब केंद्र बनाया गया है, हमारे हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछे एक लद्दाख में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लद्दाख में कौन सा है ऐसा, तो दोस्तों टूगा घाटी आपका लद्दाख में पड़ता है, टूगा घाटी। एक मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वहां पर है, इसका नाम भाई अनकहा,
कहा नाम है अनहोनी, अनहोनी है भाई, अनहोनी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आप एक से और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है भाई अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है, कई बार प्रश्न आ जाता है। और वो जो एक गीजर है, गीजर ऐसे ही गीजर होते हैं, ये येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। कहां पर स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क में, येलो स्टोन नेशनल पार्क में है स्थित है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा? दोस्तों यूरेनियम उत्पादन के लिए जो है कजाकिस्तान जाना जाता है। रूस जो है हीरा उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। चलिए कुछ खास बातें कर लेते हैं आपसे। तो चीन का पहला स्थान किन किन चीजों में आता है? दोस्तों लोहा उत्पादन में, सोना उत्पादन में, कोयला उत्पादन में और एल्यूमिनियम के उत्पादन में चीन का क्या है? पूरे विश्व में कौन सा स्थान आता है? आपका प्रथम स्थान आता है। आपसे पूछे मैक्सिको दोस्तों किसमें है? चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का जो है प्रथम स्थान है। आपसे पूछे चिली का जो है दोस्तों तांबा उत्पादन में जो है चिली का है। आपसे पूछे रूस जो है ये हीरा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर है। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया किसमें है? दोस्तों बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, जबकि एल्यूमिनियम में कौन है? चीन है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका कहां पर स्थित है? असम में स्थित है और इसका नाम है डिगबोई। डिगबोई जो है आपका ये एशिया का सबसे पुराना तेल केंद्र है, असम में स्थित है। आपसे पूछिए गुजरात में दोस्तों अंकलेश्वर, अंकलेश्वर तेल केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। राजस्थान में ध्यान रखिएगा 3 है, भाग्यम, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम और मंगलम। ये जो है मंगला, मंगला भी कह सकते हैं। ये 3 जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मेंस में 3 नंबर का प्रश्न भी एक बार आ चुका। तो ये क्या है? परमाणु ऊर्जा शायद मैंने बोला हुआ है, मतलब पेट्रोलियम के और तेल उत्पादक केंद्र है। इसके अलावा गुजरात में जो है मुंबई हाई, जैसे भारत में बात करें जो मुख्य केंद्र है जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, एक दोस्तों यहाँ पर पड़ता है और एक यहाँ पर पड़ता है। इसका नाम क्या है? मुंबई हाई। क्या है? ये है आपका मुंबई हाई और ये है आपका रावा अपतट, रावा अपतट क्षेत्र। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भारत में प्रमुख केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों ऐसी ऊर्जा जिसका क्या किया जा सके, जिससे एक बार उपयोग करने के बाद क्या किया जा सके? पुनः उपयोग किया जा सके, पुनः उपयोग किया जा सके। जैसे अगर कोयला की बात करेंगे तो मान लीजिए आपके पास में एक ट्रॉली कोयला है और एक बार जला दिया तो क्या उसे दोबारा उसे जला सकते हैं? नहीं जला पाएंगे। हाँ जलाएंगे, वही नंबर 2 में जलता है, जैसे ईंट भट्टा में फिर वही कोयला बाद में हो जाता है, तो उतना ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। जैसे डीजल है, पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें तो इसका जब एक बार प्रयोग करेंगे दोबारा प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो ये नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय वह है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसी रूप में पुनः उपयोग किया जा सकता हो। जैसे कि सूर्य ऊर्जा कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से सौर प्लांट बनते हैं, वो हमेशा इनसे उपयोग होता है। विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा हो सकती है, हमेशा ही चलती रहती है। तो कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा है। वायु भी दोस्तों, पवन ऊर्जा भी है, समुद्र की लहरें भी हैं, लेकिन कोयला नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है दोस्तों तमिलनाडु का आता है और दूसरा गुजरात का जो है दूसरा स्थान आता है। सौर ऊर्जा में पहला स्थान शायद राजस्थान का आता है और कोयला में तो शायद पता नहीं। सबसे ज्यादा जो विद्युत बनती है किससे? कोयला से बनती है। अगली बात करें निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? संसद का क्या बताया गया है? संगठन बताया गया। क्या बताया गया है? संगठन। और इसके साथ संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। एक होती है आपकी राज्यसभा और एक क्या होती है? आपकी लोकसभा होती है। तो कहता है कौन अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति इसका भाग नहीं होता है। अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के अलग से प्रावधान करता है। और बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद कितने में है? 81 में है। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे मुझे शायद इसमें कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? लोकसभा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों अभी देखा हमने पिछले प्रश्न में कि 3 अंग है। कौन कौन से? एक है आपका राष्ट्रपति, एक है आपकी राज्यसभा, एक है आपकी लोकसभा। तो ये प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है।
लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, आपसे पूछे दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, मतलब कोई भी कानून जब संसद में जाता है कि कोई बिल जो धन विधेयक है या नहीं है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो ये जो राज्यसभा होती है उसका क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है। राज्यसभा क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों वास्तविक प्रमुख होता है, यानी सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो नीति आयोग है उसका उपाध्यक्ष भी होता है, बहुत सारे इनका उपाध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री अगर बात करेंगे, आपसे पूछे कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। आपसे पूछे कि 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति में से कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, नरेंद्र मोदी हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों जब हम किसकी बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति के पास में कई प्रकार की शक्तियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के पास में कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ कार्यपालक शक्तियां होती हैं, कुछ उसके पास में न्यायिक शक्तियां होती हैं, और कुछ जो है सैन्य शक्तियां होती हैं। इसके अलावा वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। वित्तीय शक्तियों में बात करें तो उसके पास में क्या होती है? जो आकस्मिक निधि होती है उसका मालिक राष्ट्रपति होता है। विधायी शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 123 के तहत वो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, और संसद का खुद हिस्सा होता है अनुच्छेद 79 के तहत। कार्यपालिका में बात करें दोस्तों जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऐसे बहुत सारे आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्तियों में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। सैन्य शक्तियों में बात करें दोस्तों जितनी भी तीनों सेनाएं होती हैं जल थल, उनका प्रमुख कमांडर कौन होता है? सबसे बड़ा कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? दोस्तों आप इस संरचना देखिएगा, यहाँ से ये संरचना जो देख पा रहे हैं क्या है? परमाणु की संरचना है। और इसके जो आप केंद्र में देख रहे हैं, इसके जो केंद्र में देख रहे हैं ये क्या है? आपका नाभिक है। इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और इस प्रकार की जो कक्षाएं होती हैं इनमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षाओं में गति करते हैं। आपसे पूछे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब क्या होगा? चैडविक द्वारा जो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो सर जे थॉमसन हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन में आवेश किसने बताया था? तो वहां पे आवेश जो है थॉमसन ने नहीं बताया था, मैं शायद याद नहीं कर रहा भाई, मिल्कन है शायद, चार्ल्स मिल्कन आप थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन थॉमसन तो नहीं है, इसका उत्तर आवेश मिल्कन ने बताया था। तो ये क्या है आपके प्रश्न। नाभिक में दोस्तों कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है? फ्रेंड्स जो हम देखते हैं मैं सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ। ये क्या है? आपकी एक आवर्त सारणी है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो ये जो खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। जो क्षैतिज लाइनें हैं, ये वाली जो बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ये क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाते हैं। तो जो ये क्षैतिज लाइनें हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इन्हें क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, या इनको वर्ग कह दिया जाता है। तो कहता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, जो शुरुआत में सारणी बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी? मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, और इसने जो है ज्ञात 63 तत्वों को क्या किया था? व्यवस्थित किया था। लेकिन बाद में अधिक तत्वों की खोज की गई, और ये तत्व कितने हो गए? 118 तत्व हो गए। तो इन 118 तत्वों की जो सारणी बनाई गई थी मोसले जी द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? मोसले द्वारा। और जो इनकी आवर्त सारणी हुआ करती थी, इसमें जो है दोस्तों समूह कितने थे? 18 समूह थे। और आवर्त कितने थे? तो आपसे पूछे आवर्त इसमें कितने थे? आवर्त जो है 9 आवर्त हुआ करते थे। कितने आवर्त? 9 आवर्त। और जो इन्होंने सारणी बनाई थी इसमें 7 आवर्त थे। कितने थे? 7 आवर्त थे। और 18 या 16 समूह थे भाई, रहने 7 मतलब इसमें कम थे, बाद में ज्यादा हो गए थे। तत्व आपसे तत्व पूछ ले कितने तत्व थे तो ये बता दीजिएगा। मोसले द्वारा बनाई, और जो मोसले ने सारणी बनाई थी उसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, रखने से बेहतर है। मोसले ने ही क्या दिया था भाई? इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी तो किसके आधार पर बनाई गई थी? परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी। परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी। और इन्होंने जो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी वो किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान या
परमाणु भार के आधार पर बनाई हुई थी। तो ये बातें आप याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोस्ले की आवर्त सारणी कितने समूह हैं? तो 18 समूह हैं। आवर्त पूछ रहा है तो आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? दोस्तों जो हिस्टोलॉजी शब्द है, हिस्टो का मतलब होता है ऊतक, और ऊतक किसे कहते हैं? तो जो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब जो ऊतक होते हैं वो क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन याद रखिएगा समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करती है क्या कहलाता है? उनका समूह जो ऊतक कहलाता है। और ऊतक के जो इस शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था? मेयर ने किया था। ऊतक में जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है आपसे पूछ जाता है फ्लोएम और जाइलम को लेकर के। हालांकि ये पादप ऊतक है, प्रश्न क्यों आता है? फ्लोएम पूछे तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं पौधों में उनका परिवहन करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और आपसे पूछे जाइलम होता है, जाइलम होता है ये किसका परिवहन करता है? ये जो है पौधों में जल का परिवहन करता है। स्लीडिन एवं स्वान दोस्तों इन्होंने क्या दिया हुआ था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लीडिन और स्वान द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने जो दोस्तों क्या की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और मैमन बाई अलग जुड़ी हुई। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर है आपका ये हो गया। अगली बात करते हैं आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? दोस्तों जीन कहां पर पाए जाते हैं ये पूछता है। तो पहली बात आपसे पूछे कि आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? मतलब आपसे पूछे आनुवांशिकता की इकाई, भाई जो प्रश्न आता है ना तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आनुवांशिकता की इकाई आपसे पूछी जाती है तो क्या बताओगे आप? ये बताओगे। आनुवांशिकता के अगर आपसे जनक पूछ ले तो क्या बताएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। लेकिन ये जीन किसे कहां पाए जाते हैं? प्रत्येक जीव दोस्तों जो है उसमें जीन जो है ये किसकी होती है? आनुवांशिकता की इकाई होती है। मतलब आपकी जो भाषा है अपने माता पिता जैसी है, आपकी शकल सूरत है, शरीर जो है माता पिता जैसा है, तो उसका कारण क्या है? जीन है, आनुवांशिकता इसी कारण होती है। और जीन कहाँ पर मिलते हैं? आपके गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका कहाँ होती है? प्रत्येक जीव शरीर में होती है। आपसे पूछे लाइसोसोम दोस्तों, तो इसकी खोज तो सीडोवे द्वारा की गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट से आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकीय पदार्थों का पाचन करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो फ्रेंड्स संवैधानिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संविधान अलग कर दीजिए। इतर, इतर का मतलब क्या होता है? उससे अलग, मतलब संविधान से अलग संस्था आपसे पूछ रहा है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसका प्रावधान दोस्तों 280 में देखने को मिल जाता है। और अंतरराज्यीय की अगर बात करें तो इसका प्रावधान हमें 263 में देखने को मिल जाता है। तो ये तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग है आपका राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अनुच्छेद 280 प्रावधान संविधान में है। और अंतरराज्यीय परिषद दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं उनमें कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी नदी को लेकर, कभी आय को लेकर, कभी व्यापार को लेकर। तो उनके विवाद को निपटाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद है। और इसका प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 263 में है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। और अगर भाग पूछे तो आपका भाग जो है 15 में शायद इसका प्रावधान किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों नीति आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। उसका गठन जो है 2015 में किया गया। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों रैंडम का मतलब होता है आर, एक्सेस का मतलब हो जाएगा ए और मेमोरी का मतलब हो जाएगा एम। तो अर्थात रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। रोम दोस्तों मतलब क्या होता है? रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों मेमोरी कई प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। अब उसी को यदि हम मतलब लाइट के आधार पर डिवाइड कर दें तो वोलाटाइल और अनवोलाटाइल हो जाती है। लेकिन आप उस कंफ्यूजन में पड़िएगा। रोम का पूरा नाम आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम दोस्तों ये जो रोम होती है कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है एस रोम, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम। तो इसका मतलब है स्टैटिक रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब कि जिसे लिखा भी जा सके, मिटाया भी जा सके। तो पी रोम क्या है? जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है, वो एक प्रकार की रोम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आपसे सर प्रश्न पूछे कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज, फास्ट। तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों? जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज होती है, सबसे छोटी भी होती है कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो वानखेड़े स्टेडियम है
तो वो कहाँ पर स्थित है? मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी सी भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो ये प्रश्न आपको पता होगा। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। चेन्नई में चिपाक में कौन चिपाक, ठीक है, चिपाक स्टेडियम है चिन्नास्वामी। कलकत्ता में जो आपका स्टेडियम मिल जाएगा यहाँ पर है दोस्तों ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कलकत्ता में ये स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण स्टेडियम है भाई आपसे पूछे, ग्रीन पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क तो आप क्या बताएंगे? ये कानपुर में स्थित है। अभी एक और जो जहाँ पर फाइनल हुआ था मोटेरा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसी को कह दिया जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों 2-4 महिला लिख लीजिएगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री है कौन है? सरोजनी नायडू। सॉरी क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे आपकी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। शायद आपसे पूछे ये कहां पर थी बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। आपसे पूछे प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। और कहां की बनी थी? यूपी की बनी थी। प्रथम महिला जो है मीरा कुमार जो है दोस्तों, यह भी आपकी प्रथम महिला जो है सत्र न्यायाधीश। आपसे पूछे शायद भाई मीरा कुमार मैंने कहीं नाम पढ़ा होगा, सत्र न्यायाधीश है या फिर कुछ और, लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों ये। आपसे पूछे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है तो कौन है? मीरा कुमार। लीला सेठ की बात करें दोस्तों तो ये हाई कोर्ट की प्रथम महिला क्या है? चीफ जस्टिस है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। दोस्तों शॉर्ट में से राष्ट्रीय बोले तो नेशनल, पर्यावरण बोले तो इन्वायरमेंट, अभियांत्रिकी बोले तो इंजीनियरिंग, संस्थान बोले तो इंस्टीट्यूट। तो इसी शॉर्ट में क्या कह दिया था? नीरी। ऐसा भी प्रश्न आता है। नीरी कहां पर स्थित है? स्थित है आपका नागपुर में स्थित है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला बात, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? परितंत्र शब्द दोस्तों एक यहाँ से बार बार प्रश्न आता है। एक प्रश्न पूछा जाता है इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? परितंत्र बोलेंगे या परिस्थिति तंत्र बोलेंगे, इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना एजी टेंसले के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। ये बात आपको याद रखनी है, रख लेनी है। दूसरी बात, सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र कौन है संसार का? तो वो कौन सा होता है दोस्तों? सागर परिस्थिति तंत्र जो है सबसे बड़ा है। यहाँ सागर का मतलब किसी छोटे सागर से संपन्न महासागर से है। और आपसे पूछे सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों जो ये वाला परिस्थिति तंत्र हो गया, महासागर सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र है। और आपसे पूछे भाई एक सबसे पूछे मतलब कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कौन सा है? ये प्रश्न कई बार आता है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? जो धान का खेत होता है वो क्या है? कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। और आपसे पूछे कि परिस्थिति तंत्र में जो है दोस्तों उत्पादक कौन होता है? उत्पादक ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो इसमें जो हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। आपसे पूछे यहाँ पर अब घटक की भूमिका कौन निभाता है? घटक की भूमिका परिस्थिति तंत्र में तो जो कवक होते हैं सूक्ष्म जीव घटक की भूमिका निभाते हैं। आपसे पूछे परिस्थिति तंत्र को लेकर के दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और घटक तीन होते हैं। तो यही प्रश्न है। परिस्थिति तंत्र में एक और पूछे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों पूरे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो है सूर्य। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने